राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह को किया संबोधित। एआई के महत्व पर दिया जोर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान के योगदान को सराहा। रांची के मोरहाबादी मैदान में पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत आज से 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे उद्घाटन। लाभार्थियों को मिलेगा मंच। दिल्ली में भाजपा महासचिवों की आज शाम होगी बैठक। सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की संभावना। के राजू बने झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी। और सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। झारखंड समेत देश भर के 42 लाख से अधिक परीक्षार्थी हो रहे शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची स्थित बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड का दौरा उनके लिए घर आने जैसा है। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीआईटी मेसरा ने कई उपलब्धियां हासिल की है। बीआईटी के विद्यार्थी कई महत्वपूर्ण स्थानों पर योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी युग की चर्चा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में एआई का महत्व बढ़ा है। केंद्र सरकार भी एआई को उच्च शिक्षा में शामिल करने पर जोर दे रही है। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार और बीआईटी के कुलपति इंद्रनील मन्ना समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। An integral part of the state's history. The Platinum Jubilee is an apt occasion to celebrate and honor the Institute's contributions to education, research, and innovation in engineering, technology, and allied fields. It is time to appreciate the accomplishments of the students, faculty, alumni, and their achievements in academics, research, infrastructure, and societal impact. As AI rapidly transforms economies, the Government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. BIT was indeed ahead of the curve as it introduced a BTech course in artificial intelligence and machine learning in 2023. The change brought about by AI and other technologies is also reflected in our languages. Till a few years ago, the word disruption, to take one example, meant something to be worried about. But now it has a positive connotation. A break or an interruption in the normal course is now something to be welcomed. But as technology creates great disruption in certain societies, I believe we should remain concerned about its impact on the marginalized groups. इससे पहले कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। इस शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में उन्होंने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने पेरिस में जहां एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की। इस दौरान कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस और अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न कर स्वदेश वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की।
इसके बाद दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसरों पर जोर दिया। वहीं अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की। ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहली बार हुई है। व्हाइट हाउस में आयोजित इस बैठक में भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा वैश्विक सहयोग को नए आयाम देने और भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 21 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक बढ़ा दी है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। पुरस्कार के अंतर्गत पंजीकरण और नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 को शुरू हुई। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आवेदकों द्वारा अपलोड किए जाने वाले डेटा की आवश्यकता और विभिन्न संगठनों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के अंतर्गत वेब पोर्टल पर पंजीकरण और ऑनलाइन नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। नई दिल्ली में आज शाम भाजपा के महासचिवों की बैठक बुलाई गई है। पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश मिलने के बाद यह भाजपा की बड़े स्तर पर पहली बैठक है। कांग्रेस ने झारखंड, बिहार समेत 9 राज्यों में नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा 2 नए महासचिव भी बनाए गए हैं। गुलाम अहमद मीर की जगह के राजू झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। गुलाम अहमद मीर वर्ष 2022 से झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे। कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के रहने वाले हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और संगठन के कार्यों के सिलसिले में कई बार झारखंड का भी दौरा कर चुके हैं। सूचना अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में भी के राजू की अहम भूमिका रही है। झारखंड कांग्रेस का नया प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर के राजू को कई नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा आगामी 1 मार्च को कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समागम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चांडिल में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी शामिल हुए। श्री महतो ने कहा कि पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए इस समागम का आयोजन किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला की शुरुआत हो रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को इस मेले में अपने उत्पादों और कौशल को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। साथ ही वे विशेषज्ञों से वार्तालाप भी कर सकेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कल दुमका के मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोर डैम परिसर में नवनिर्मित इको फ्रेंडली रिसोर्ट का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीमित संभावनाएं हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है और यह अद्भुत रिसोर्ट इसकी बानगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन को सफल बनाने की दिशा में युवा निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसी दिशा में सरायकेला खरसावां स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में वार्षिक टेक्नो मैनेजमेंट उत्सव ओजस चल रहा है। देश के युवाओं को स्किल्ड बनाने की दिशा में विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों की सराहनीय भूमिका रही है। उन्हीं में से एक एनआईटी जमशेदपुर है।
जहां इन दिनों वार्षिक टेक्नो मैनेजमेंट उत्सव ओजस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में रोबोटिक्स प्रतियोगिता रोबो वॉर का आयोजन किया गया। इस संबंध में छात्र अनुराग दास ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अलग अलग तरीके के वर्किंग रोबोट्स के मॉडल बनाकर पेश किए जाते हैं कि आखिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होता है। हम लोग इन इवेंट्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं, जिससे जितने भी बच्चे हैं वो और ज़्यादा रियल लाइफ में एनकरेज होते हैं कि हाँ, आगे जाके उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, उनका मोरल और ज़्यादा बूस्ट होता है। वहीं एनआईटी के स्टूडेंट्स काउंसिल की संयुक्त तकनीकी सचिव हरितिमा सिन्हा ने बताया कि ओजस पूर्वी भारत में दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी उत्सव है। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी और विभिन्न तकनीकी संस्थानों के छात्र भाग लेते हैं। योजना which प्रधानमंत्री has provided us, in that the most important thing which he has provoked was the skills and the recent technologies which have been using there and also which are most useful for the placement purpose of the students. एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सूत्रधार कहते हैं कि ओजस विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल के प्रदर्शन का एक शानदार अवसर है। यह उत्सव उन्हें नवीनतम तकनीकी विकासों के बारे में जानने और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने का भी मौका देता है। So like this there are many competitions will be done here. Around 120 boys and girls came from different institutions of India, even local people also there. एनआईटी जमशेदपुर के अन्य छात्र छात्रा ओजस 2025 को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। छात्राओं ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान 40 से अधिक अत्याधुनिक तकनीकी कार्यक्रम होंगे। इसमें मुख्य रूप से रोबो सुमो इवेंट को देखने के लिए सभी उत्साहित हैं। Events with the robots like Robo War, Sumo, and then Robot versus Balloon. For example, Robot versus Balloon in this, so you have to pop the more number of balloons within a fraction of time with that robot which have a sharp object. स्किल्स बढ़ाना चाहता है प्रधानमंत्री जी, सो उसके अकॉर्डिंग वी आर कंडक्टिंग दिस इवेंट एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग दिस अ लॉट। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। इससे जहां एक ओर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर यह देश को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय के दिवंगत पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल की जीवनी को लेकर रांची में आज सेमिनार का आयोजन हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के झारखंड इकाई की पहल पर आयोजित इस सेमिनार में संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सेमिनार में न्यायाधीशगण और अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। और आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। कस्बों और शहरों तक की है धड़कन, सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। आयकर विधेयक पर विचार के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में भाजपा के 14, कांग्रेस के 6, समाजवादी पार्टी के 2, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना उद्धव, बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के एक सदस्यों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था और बिरला से इसे प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर सतत प्रयत्नशील है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसान नेताओं से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अगले दौर की वार्ता होगी।
और चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय वातावरण में चला। किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी, दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु लगातार पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। यह दिव्य और भव्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक समागम नित नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अभी तक कुल 50 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बना है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने का प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने नया कीर्तिमान रच दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर कहा कि वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का ये अमृत काल है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.50 करोड़, मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़, बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ और माघ पूर्णिमा पर 2.04 करोड़ स्नानार्थियों ने डुबकी लगाई थी। प्रयागराज कुंभ मेला अपने ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। महाकुंभ मेले में साहिबगंज से भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। राज्य में महाकुंभ मेले के आयोजन में साधु संतों और अखाड़ों की विशेष शोभा यात्रा और शाही स्नान मुख्य आकर्षण के केंद्र रहता है, जिसे देखने के लिए और त्रिवेणी में स्नान करने के लिए साहिबगंज से भी श्रद्धालु पहुंचे और वहां की व्यवस्था की तारीफ की। लेकिन पहले जाने से पहले हम लोग को बहुत डर लग रहा था कि क्या व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि सरकार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अभी जो कुंभ का मेला चल रहा है, जो 144 साल बाद कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा है, उसमें भी मेरे सगे संबंधी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। साहिबगंज से बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान कर पूजा अर्चना की, साथ ही वापस साहिबगंज लौटकर वहां के व्यवस्था की प्रशंसा की और महाकुंभ के दृश्य को अलौकिक बताया। निरोग जीवन, सुखमय जीवन, आयुष्मान का भव्य शक्ति प्रदान माँ गंगा तट में होता है। इसमें तो 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला ऐसा जो आयोजित हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ प्रयागराज में जाएं और स्नान करके आएं। उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। जो भी श्रद्धालु वहां से वापस लौट रहे हैं वह इस महाकुंभ के दृश्य को अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय बता रहे हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। इस 10 दिवसीय आयोजन के सिलसिले में 200 छात्रों और शिक्षकों का एक दल आज वाराणसी पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एल मुरुगन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। प्राचीन नगरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु का पहला 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का दल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज वाराणसी पहुंचेगा। तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे।
कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कल से 24 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। जनजाति समाज के लोगों के उत्पादों और उनकी कलाओं के प्रदर्शन को देश के सामने लाने वाले आदि महोत्सव की शुरुआत इस साल 16 से 24 फरवरी के बीच की जा रही है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले इस आयोजन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। मेले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से देश के आदिवासी समाज के उत्पादों और कलाओं को देश के सामने लाया जाएगा। मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड के माध्यम से उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग व्यवस्थित रूप से हो सके, उनके उत्पाद को व्यवस्थित एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से जनजाति समाज परंपरागत अर्थतंत्र से हटकर वो उद्योग जगत में भी अपनी भूमिका और अपनी प्रतिभा को स्थापित कर सके। मेले का आयोजन ट्राइफेड के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष 240 दुकानें लगेंगी, जिसमें 25 स्टॉल जैविक उत्पादों के भी होंगे। साथ ही श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षा में देश भर के 42 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर व्यापक प्रबंध देखे जा रहे हैं। झारखंड के 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी भी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। रांची और खूंटी जोन में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक होगी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा में तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। ये सेवाएं 4 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी। इस बार 42 लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हुए हैं। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन नजीर पेश करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बांसडीह खुर्द पंचायत के कोकाड़ू गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। उपायुक्त ने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। इस मौके पर वृद्धजनों के बीच साड़ी, धोती और कंबल का भी वितरण हुआ। उपायुक्त 3 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर चूल्हट वाटरफॉल पहुंचे और पर्यटन की संभावनाओं का जायजा लिया। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में सर्द हवाओं की वजह से एक बार फिर पारा लुढ़कता दिख रहा है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 36 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में जहां अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। दिन में जहां लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात में अभी भी लोगों को ठंड सता रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 घंटे के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत टेक्स एक्सपो का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने भी टेक्स एक्सपो का जायजा लिया। रिपोर्ट। जोश के साथ शुरू हुआ भारत टेक्स एक्सपो 2025 में भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत मंडपम का दौरा किया और कपड़ा उद्योग में भारत की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की। लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और कपड़ा स्थिरता की थीम पर आधारित भारत टेक्स एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को भारत मंडपम का दौरा करेंगे और दुनिया भर के मुल्क से भारत आए कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 176 बिलियन से उठा करके 350 बिलियन डॉलर पर ले जाना है। 100 बिलियन डॉलर पर हमारा एक्सपोर्ट जाएगा। तो आज ये शो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो बन रहा है। ऐसे तो भारत में टेक्सटाइल 3000 साल से है, अब उसको फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं और भारत लीडर बनेगा। भारत टेक्सटाइल एक्सपो में
126 देशों के बिजनेस डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा एग्जीबिटर को शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं अपने सारे जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स स्पेशली इन टेक्सटाइल बिजनेस, उनको मैं इनवाइट करता हूँ सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा हब है टेक्सटाइल का और अच्छा कंजम्पशन भी है। तो और फॉर श्योर आई मीन कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया विल बी इन हाई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्रॉम ऑल स्टेट्स देयर इज सांगानेरी प्रिंटिंग, बगरू, अजरक एंड द काइंड ऑफ वीविंग वी हैव, इतने प्रकार की हमारी वीव्स है, उस सबको मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। हम कश्मीरी हाथ के बने हुए कालीन, सिल्क के कालीन यहाँ पे दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे वीवर भी आए हैं। ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी जगह है प्रमोट करने के लिए अपने स्टेट को, अपने आर्ट को और अपने वीवर्स को। काफ़ी बायर्स आ रहे हैं जो कि जेन्युइन बायर्स हैं एंड इंडिया का ट्रेड बढ़ाने का पूरा मेरे को उम्मीद है। 17 फरवरी तक चलने वाले एक्सपो में ग्लोबल टेक्सटाइल दिग्गजों, ब्रांड और उद्योग निकायों ने अपने अपने स्टॉल पर अपने बेहतरीन उत्पाद को प्रदर्शित किया है, जो एक्सपो की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। मेगा टेक्सटाइल इवेंट में कई तरह के आयोजन होंगे, जिसमें वैश्विक व्यापार मेला और एक्सपो, वैश्विक स्तर का कपड़ा सम्मेलन, सेमिनार, सीईओ गोलमेज सम्मेलन के अलावा B2B और G2G बैठकें शामिल हैं। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल उद्योग विश्व मानचित्र पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरता है तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ भारत मंडपम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का 19 फरवरी से आगाज हो रहा है। आईसीसी ने पुरस्कार राशि में 53% की बड़ी बढ़ोतरी की है। चैंपियंस ट्रॉफी की पुरस्कार राशि में 53% की बढ़ोतरी की है और अब विजेता टीम को $22,40,000 यानी कि लगभग 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपविजेता को इसकी आधी राशि 9.72 करोड़ रुपए मिलेगी। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल पुरस्कार राशि लगभग 60 करोड़ रुपए कर दी गई है। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रेल यात्रियों की सुविधा के लिए मील का पत्थर माना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 2019 में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई थी। पटरी पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ये तस्वीर है मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से भारत में विकसित वंदे भारत एक्सप्रेस की। यह देश की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो परंपरागत भारतीय ट्रेनों से बिल्कुल अलग और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। 15 फरवरी 2019 को इस ऐतिहासिक ट्रेन की शुरुआत नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई। हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए। इस ट्रेन को तमिलनाडु के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया जो भारतीय रेल की स्वदेशी निर्माण क्षमता का शानदार उदाहरण है। इस पहले वंदे भारत ट्रेन सेट में 16 कोच लगाए गए जिसमें 14 इकोनॉमी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास बोगियां हैं। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने में सक्षम है। इसमें इकोनॉमी चेयर कार में 78 सीटें और एग्जीक्यूटिव क्लास में 56 सीटें हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से भारत विश्व के उन 15 चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह को किया संबोधित। एआई के महत्व पर दिया जोर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान के योगदान को सराहा। रांची के मोरहाबादी मैदान में पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत आज से 3 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे उद्घाटन। लाभार्थियों को मिलेगा मंच। दिल्ली में भाजपा महासचिवों की आज शाम होगी बैठक। सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की संभावना। के राजू बने झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी। और सीबीएसई की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। झारखंड समेत देश भर के 42 लाख से अधिक परीक्षार्थी हो रहे शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध।